दोस्तों हम रिवीजन करने वाले हैं AS1 का, और इसकी खास बात यह है कि भैया MTP अप्रैल 2021 में इसका क्वेश्चन अभी आया हुआ है MTP के अंदर, फिर MTP मार्च 2021 में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, RTP मई 2021 में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, और ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जो लेटेस्ट स्टडी मैट में आपके पूछे गए हैं। तो मेरे दोस्त, इस रिवीजन के अंदर हम रिवीजन के साथ साथ जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं स्टडी मैट में और ATP MTP के अंदर, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ आपका कुछ टाइम आपको वीडियो के साथ स्पेंड करना है, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 1 बाय 1। और कैसे क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के आपको देखने हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, मैं एवरीथिंग गाइड करने वाला हूँ। ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है CA ड्रीमर्स दी एवेंजर। मैंने कहीं मैंशन करवाया होगा यहाँ पे, अच्छा इन्होंने नहीं किया है, कोई बात नहीं। CA ड्रीमर्स दी एवेंजर जो है इसका नाम है ग्रुप का, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे जाके। वहाँ पे नोट्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो, और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 5 मार्क का ये रिवीजन रहने वाला है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ सुनना है, ध्यान से सुनना है, एक एक चीज़ आपकी 100% क्लियर हो जाएगी। इस नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप एक लाइक देंगे, एक थैंक यू देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है क्या? दिस इज द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यानी ये कह क्या रहा है कि भैया हमें ये बताओ कि आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करने वाले हो। अब एक क्वेश्चन दिमाग में उठ के आता है जो कि यहाँ मेंशन है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसी? सर आपने ये तो बोल दिया डिस्क्लोज करो, लेकिन ये तो बता दो अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या। देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज को जब आप समझते हो तो एक तरीके से जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप यूज करते हो और जो भी मेथड आप अप्लाई करते हो उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ, वही आपके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाता है। सर क्या ये हर कंपनी के लिए सेम रहता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ कंपनियां लीफो फॉलो करती हैं, कुछ फीफो फॉलो करती है, कुछ SLM फॉलो करती है, कोई WDV मेथड फॉलो करते हैं, कुछ वेटेड एवरेज फॉलो करते हैं। तो हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने हिसाब से अलग अलग मेथड्स को फॉलो करती है। तो जो अलग मेथड्स आप फॉलो कर रहे हो और उनको जो अप्लाई कर रहे हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के दौरान, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान, तो वही आपके लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज कहलाता है। अब आपको AS1 में पढ़ना क्या है? देखिए, AS1 जो है फाइनली 3 बातों को रिप्रेजेंट करता है। पहला टर्म तो आप यही जानिए, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये आपकी मीनिंग हो गई, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ 3 बातों का आपको ख्याल रखना है, आपका AS कंप्लीट हो जाता है। पहली बात कि भैया अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने पढ़ी, इसमें हमें फंडामेंटल एजम्पशंस को समझना पड़ता है। दीज आर द फंडामेंटल एजम्पशंस। 3 फंडामेंटल एजम्पशंस होती है, गोइंग कंसर्न होता है, आपकी कंसिस्टेंसी होती है, और एक्रूवल होता है। ये आपका फंडामेंटल एजम्पशंस है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक बेहतरीन अकाउंटिंग हमारे लिए पॉलिसी कौन सी होगी, कैसे हम पता लगाएं, तो उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बनता है। और फिर एक क्वेश्चन बनता है डिस्क्लोजर से रिलेटेड कि भैया फंडामेंटल अकाउंटिंग के डिस्क्लोजर्स कैसे कैसे होने वाले हैं। तो अगर आप ये 3 बातें अगर ख्याल में रखते हो तो आपका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ। तो सर देखिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसी की ये कहती है कि भैया देखो, आप कोई भी मेथड चूज करते हो, लेट सपोज स्ट्रेटजिक मैनेज, आप एग्जांपल लेते हैं कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो चूज करते हो SLM, या फिर आप WDV मेथड यूज करते हो, कोई भी मेथड यूज करते हो। पहली चीज जो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है वो है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो कंसिस्टेंसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। कंसिस्टेंसी कहती है कि भैया एक बार जो मेथड आप लगा रहे हो आगे भी वही लगाओ ना, आप बार बार चेंज क्यों कर रहे हो? सर हम चेंज करेंगे, बोलो क्या कर लोगे? देखो, करने के लिए बात नहीं है, बात यह है कि उसका इंपैक्ट क्या आएगा। इंपैक्ट ये आएगा, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। आप किसी भी मशीनरी पे, अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, 100 रुपए की मशीनरी थी, 10 रुपए लेस हुए, 10 रुपए लेस हुए, सेकंड ईयर में उसकी वैल्यू 80 रुपीज़ होगी। वही अगर वो WDV है तो आपने 10 रुपीज़ फर्स्ट ईयर में तो किया, कोई दिक्कत नहीं है, 90 हो गया। लेकिन अब 90 का 10% यानी 9 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन जाएगा, जबकि SLM में 10 रुपीज़ का जाएगा। तो कंसिस्टेंसी होने पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आपसे कहा गया कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप चूज करते हैं तो उनके बीच में कंपैरिजन रखने के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए आपको कंसिस्टेंसी जो है वो फॉलो करनी चाहिए। दिस इज योर फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नंबर 1। दूसरी चीज, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि भैया जो भी चीज आप कर रहे हो ना, आज रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपको 12 मंथ का ध्यान रखना है। एक वर्ड आता है इसमें, फोरसिएबल फ्यूचर, फोरसिएबल टाइमिंग, यानी कम से कम 12 महीने जो आप आज बोल रहे हो, जो लिख रहे हो, उसके लिए कम से कम 12 महीने का तो ध्यान रखो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे वो कह रहे हैं भैया मैं जो रिकॉर्डिंग है ना और जो अकाउंटिंग है ना वो तब तक ही करूंगा जब तक कि मैं पेमेंट, आपकी लास्ट डेट थी, मान लो आपको 31/5 को पेमेंट करनी थी, मैं वहां तक की रिकॉर्डिंग करूंगा।
लेकिन आप पैसे कब दे रहे हो सर 31 जुलाई को। तो अगर आप 31 जुलाई को पैसे दे रहे हो तो आप 31/5 तक रिकॉर्डिंग नहीं करोगे भैया। यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट आता है जो अभी हम सीखेंगे, प्रूडेंस का। गोइंग कंसर्न क्या है कि भैया आप आज को देख के मत करो, आप 12 महीने में, आज जो लिख रहे हो क्या ये 12 महीने के लिए, आने वाले समय के लिए एप्लीकेबल है? क्या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी पॉलिसीज है, जो आप काम कर रहे हो, क्या ये सब 12 महीने के लिए एप्लीकेबल है? ये डेप्रिसिएशन आप ले रहे हो ओवर दी पीरियड 10 ईयर, लेकिन आपको पता है कि आपका बिजनेस जो है वो कल ही बंद हो जाएगा, तो आप उसको अभी राइट ऑफ कर लो ना, 10 ईयर में जाना ही क्यों? तो गोइंग कंसर्न ये कहता है कि आप कोई भी पॉलिसी फॉलो करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो बिजनेस है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉर दी मंथ ऑफ 12 मंथ्स कम से कम वो चलेगा। और फोरसीबल का एक ही मतलब होता है कि लंबे समय तक आप चलने वाले हैं, लंबे समय तक आप काम करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक्रूअल। एक्रूअल क्या कहते हैं? एक्रूअल कहते हैं अकाउंटिंग के बारे में, कि जैसे आपको पता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भैया आप कह रहे हो जी हम अकाउंटिंग जो है लेट सपोज 1 अप्रैल से 31 मई तक की करेंगे, क्योंकि हमें बस इतने तक का ब्याज देना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये तो आपका क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था। आप बोल रहे हो जी हम जो कॉन्ट्रैक्ट है ना बस वही लिखेंगे। भैया ऐसा नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट तक लिखेंगे, आपने जिस दिन तक पैसे नहीं दिए हैं, अभी क्वेश्चन है स्टडी मेट का, मैं आपको डिस्कस करके दूंगा, 31 जुलाई तक आपको यहां तक की अकाउंटिंग करनी चाहिए। एक्रूअल ये कहता है। एक्रूअल कहता है कि जितने महीने का उधार है उसको आउटस्टैंडिंग दिखाओ, जितने महीने का आपने एडवांस दे रखा है उसको प्रीपेड दिखाओ, जो ट्रांजेक्शन जब हो रही है उसको टू द टाइम, उसके हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करो, उसके हिसाब से उसको पीएल में ट्रांसफर करो, उसके हिसाब से उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो। एक्रूअल कहता है कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए साहब, आप किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड करना चाहिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन कब होती है, कैसे होती है, एवरीथिंग आपको शो कर देनी चाहिए। ओके, दिस आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सर क्या इन्हें एक ही प्लेस पे शो करना चाहिए, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है अलग अलग करनी चाहिए, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो करते हो उसको एक जगह पे दिखाओ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे कंसीडरेशन सिलेक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये देखो मैं आपको ले चलता हूँ। अब यहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है लेटेस्ट, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो कहता है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो तो क्या बताने की जरूरत है? देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप सांस ले रहे हो, क्या बताने की जरूरत है? सर सांस तो ले रहे, बताने की क्या जरूरत है? बताऊंगा तो तब जब सांस नहीं ले पाऊंगा, बिल्कुल सही। अब मान लीजिए आपको अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको तब बतानी है जब अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो नहीं कर रहे हो या इसमें आप कोई चेंज कर रहे हो। ये चीज सबसे बड़ी आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें यहाँ पे बोली गई, मैं आपको क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एमटीपी अप्रैल 2021 का क्वेश्चन है। ये सिर्फ इसी बात पे है, अकाउंटिंग एजम्पशंस और प्रिंसिपल्स को लेके। कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर देना है। कहते हैं 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क के क्वेश्चन है सर। अब आप बताओगे ट्रू है फॉल्स है, लॉजिक आपका होना चाहिए, आपने पहले से पढ़ रखा है, मेरे को तो बस रिवीजन कराना है। सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड, मतलब वो कह रहा है कि भैया आपको ना इसको ना साफ साफ बताना चाहिए। अब वही क्वेश्चन है मेरा, बस ध्यान से सुनना। आपकी धड़कन चल रही है, क्या बताओगे आप सबको? ए भाई सुनना मेरी धड़कन चल रही है, भाई सुनना मेरी धड़कन चल रही है, मास्टर साहब मेरी धड़कन चल रही है, बताओ ना। अरे मेरे दोस्त, बताया तब जाता है जब ना हो रहा हो, ये तो 100% करना ही करना है। आप मुझे तब नहीं बताओगे कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, आप मुझे तब बताओगे जब आप नहीं पढ़ रहे हो। डॉक्टरी मेडिसिन कब देगा? जब आप ठीक नहीं हो। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग जो आपको बताया गया बेसिक फंडामेंटल्स, ये आपको तब डिस्क्लोज करने हैं, तब आपको बताना है जब आप फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो आप साइलेंट रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन इसने बोला, इसका आंसर आ गया सर फॉल्स। अगला क्वेश्चन, इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर नॉट फॉलोड, अगर नहीं फॉलो कर रहे इन प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड, तो दिखाने की जरूरत नहीं है भैया, ये भी गलत आंसर है। अगर आपकी धड़कन रुक रही है, अगर आप कोई नॉर्मल एक्टिविटी वाला काम नहीं कर पा रहे हो, आपको बताना पड़ता है क्योंकि आप बीमार हो। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो बेसिक एजम्पशंस जो भी हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है, जो भी अगर आप नहीं फॉलो कर रहे बेसिक एजम्पशंस, तो क्या बताने की जरूरत है? बिल्कुल बताने की जरूरत है। गोइंग कंसर्न खतरे बताना पड़ेगा जी, बिल्कुल बताना पड़ेगा जी। कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहे, बताना पड़ेगा जी, बिल्कुल बताना पड़ेगा जी। एक्रूअल फॉलो नहीं कर रहे, बिल्कुल बताना पड़ेगा कि हम ये नहीं कर रहे हैं। ये भी आंसर आपका फॉल्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है? जी यस, दिस इज योर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
सोचो मैंने अब तक कितना पढ़ाया, कुछ भी नहीं पढ़ाया और फटाफट क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड वेयर द अमाउंट बाय विच एनी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज इज नॉट असर्टेनेबल होली और इन पार्ट फैक्ट इज नीड नॉट टू बी इंडिकेट। ये आंसर इसका है जी गलत। ये क्या कहता है, ध्यान सुनेगा, अगर आप ऐसा कुछ भी जो भी आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ ऐसी है मटेरियल है, मटेरियल हो गई ना, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो वो मटेरियल नहीं है, पहली बात, या दूसरी बात अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है, ओके, तो भी आपको नोट्स टू अकाउंट में लिखना पड़ेगा और साथ में फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ये इनकरेक्ट क्यों हुआ, किसने कहा फैक्ट शुड नॉट बी डिस्क्लोज, गलत बोल दिया साहब। अगर वो आइडेंटिफेबल नहीं हो पा रहा है, अगर वो मटेरियल नहीं है, तो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फैक्ट को कि ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ। इसके ऊपर भी अभी क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे। लास्ट है सर, देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सर ये ठीक है, यस ट्रू। ये क्या कह रहे हैं, सिंगल लिस्ट नहीं है साहब। सर बिल्कुल सिंगल लिस्ट नहीं है। मेरे लिए अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ और हो सकती है, टाटा के लिए अलग हो सकती है, रिलायंस के लिए अलग हो सकती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग हो सकती है। इसी के साथ एक एग्जाम का बेहतरीन क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है, ओके। आइए ऊपर आते हैं। अब सर ये हो गया हमारा फंडामेंटल। अब हम बात करें कंसिडरेशन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एक बेहतरीन अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहेंगे साहब? सबसे पहली चीज मेटेरियलिटी। देखिए पहली चीज मेटेरियलिटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक डिफाइंड नहीं होती, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है। लेट्स सपोज मेरे लिए 10,000 मैटर करते हैं, हो सकता है टाटा साहब के लिए 10,000 रुपये मैटर ना करते हो, वो 10,000 का लंच कर लेते हैं, और हो सकता है उनसे भी ऊपर कोई हो जिसके लिए 1,00,000 रुपए भी मैटर ना करते हो। तो मेटेरियलिटी एक सब्जेक्टिव टॉपिक होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। लेकिन जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे, आपको अपनी मेटेरियलिटी के अकाउंटिंग अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी होती है। ध्यान सुनेगा, जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज एसएलएम सिलेक्ट कर रहे हैं, आप ये देखो क्या जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस टॉपिक के लिए, जिस असेट के लिए मैं चूज कर रहा हूं एसएलएम मेथड, क्या ये मेरे लिए मटेरियल है या नहीं है? क्या इसका अमाउंट जो एक्सपेंडिचर चार्ज होगा वो मटेरियल है या नहीं है? अगर है तो आप डब्ल्यूडीबी करो, नहीं है तो एसएलएम करो। सर एसएलएम है, हम एसएलएम ही करना चाहते तो वो करो। आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि एसएलएम करो या डब्ल्यूडीबी करो, एसएलएम गलत है या डब्ल्यूडीबी गलत है, नहीं। फीफो गलत है, लीफो गलत है, नहीं। आपको ये देखना है मेरे लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल कौन सी पॉलिसी होगी और किस पॉलिसी को फॉलो करने पे मैं मटेरियल चीजों को इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। ठीक है, मैं चीजों को सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। इस तरीके से आपको देखना होगा। सेकंड, मैं आपको कहूंगा प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहता है साहब? प्रूडेंस कहता है अगर भविष्य में, ध्यान सुनेगा, अगर भविष्य में खर्चे होने की संभावना है, या आपको लगता है फ्यूचर में खर्चे हो सकते हैं, या आपको लगता है कि फ्यूचर में चीजें होने वाली हैं और उसकी वजह से मेरे पैसे जेब से निकलने वाले हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ पैसे आने वाले हैं और कुछ फायदा होने वाला है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको कभी नहीं करनी है। दिस इज द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नाउ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है कि भैया कुछ लोग लीगल करते रहते हैं, जी कॉन्ट्रैक्ट में तो ये लिखा है, जी वहां तो वो लिखा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, वैसा तो नहीं हो सकता, जी लॉयर साहब ये कह रहे हैं। हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है ओरिजिनलिटी में क्या हो रहा है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, करवाई देते हैं सर क्वेश्चन, वो जो है ना मैं करवाई देता हूं साथ के साथ, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो साहब, कहता है XYZ कंपनी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कि भैया XYZ जो है ना वो फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। दे दो सर, बहुत अच्छी बात है, देते रहो। एंड इज अंडर गोइंग टाइटी लिक्विडिटी पोजीशन, भैया उसको ना बहुत पैसे वैसे की दिक्कत हो रही है। ओके, सिंस मोस्ट ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी आर ब्लॉक्ड, भैया उसकी ना खुद की असेट्स पे खुद का अधिकार भी नहीं है, सब ब्लॉक्ड हो रखे हैं, सब इतना लोन ले रखा है उसने। इन वेरियस क्लेम एंड पिटिशंस इन द स्पेशल कोर्ट्स, बहुत सारी जगह उसके मुकदमे चल रहे हैं। XYZ हैज एक्सेप्टेड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, वो क्या कर रहा है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो है उसने एक्सेप्ट किया। एंड इट्स मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स टू सेटल द ड्यूज, और वो इस पैसे को ना ड्यूज को प्रॉपर से देना चाहता है कि सारे जितने भी मेरे उधार है वो सबकी पेमेंट टाइम से कर दो। देयर वाज क्लेम्स एट वेरिड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे ना देयर वर क्लेम्स एट वेरिड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि सारे लोग अपने अपने तरीके से इंटरेस्ट जो है वो मांग रहे हैं। फ्रॉम लेंडर्स, अगर लेंडर की देखा जाए, फ्रॉम द ड्यू डेट्स टू ICDS टू द डेट ऑफ द रीपेमेंट, वो कह रहे हैं कि भैया लेंडर जो है वो कह रहे हैं कि भैया हमें पैसे मिलने चाहिए जिस दिन से आपने हमें पैसे मतलब देने थे,
और आपने रीपेमेंट जब हमें फाइनली जेब में आएंगे ना तब तक का ब्याज आप हमें दो। मतलब वो कह रहा है कि भैया लोन का ब्याज वहां तक नहीं होना चाहिए जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, वहां तक का होना चाहिए जहां तक आप जिस दिन हमें फाइनल पेमेंट कर रहे हो वहां तक। क्योंकि लोन तो हमने इस बेस पे दिया था आपको कि हमें लग रहा था कि आप टाइम से पेमेंट कर दोगे, आप तो दे ही नहीं रहे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे 31 मई आपकी लोन में डेट थी, 31 मई तक आप दे दोगे, आपने दिए ही नहीं, आपने पेमेंट की 31 जुलाई। तो अब कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है 31 मई तक अपनी पेमेंट ले लो, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो ठीक है, बट ये हो रहा है गलत। सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी लग जाता है इसमें, मेटलिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आती है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक्रूअल की भी। आपकी अकाउंटिंग 31 जुलाई तक ही होनी चाहिए, 31 मई तक नहीं होनी चाहिए। सर हम ना इसे ना अब ये क्या बोलते हैं कि भैया नॉट एक्नॉलेज एज डेप्ट, हम इसे डेप्ट मानते ही नहीं है। ये लोग ना फालतू बात बोल रहे हैं। सर नहीं, फालतू बात आप कर रहे हो, गलती आप कर रहे हो, पेमेंट आप टाइम से नहीं दे रहे हो। तो आपको 31 जुलाई तक अकाउंटिंग भी करनी है, 31 जुलाई तक एज पर प्रूडेंस आपको इसे बैड डेप्ट मतलब डेप्ट भी शो करना है, प्लस इसकी 31 जुलाई तक ही पेमेंट होगी। क्योंकि अगर वो लोग मना कर देते कि सर हमें पैसे नहीं चाहिए तब तो ठीक है, लेकिन वो पैसे मांग रहे हैं साहब, और पैसे वो मांग रहे हैं तो आपको 31 जुलाई तक ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। दिस इज योर बेस्ट क्वेश्चन ऑफ स्टडीमेट। अगर आपको पढ़ना हो, स्टडीमेट में क्वेश्चन है, इसका आंसर जाके आप चेक कर सकते हो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरी साइड से, एग्जामिनर कैन आस्क दिस क्वेश्चन फॉर यू। ओके, तो हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ लिया कि भैया कंसिडरेशन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ओके, अब कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं। इट इज अज्यूम दैट एंटरप्राइज हैज नाइदर द इंटेंशन नोर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन और curtailing materiality the scale of the operations। और किस में लिखा है सर? गोइंग कंसर्न। मतलब वो यही कह रहे हैं कि भैया आपका जो बिजनेस है कम से कम 12 महीने तो चलेगा और भविष्य में भी चलता रहेगा, ये मान के हम चल रहे हैं। ओके, नाउ कंसिडरेशन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कहते हैं प्रोविजन इन मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटी। भैया आपको दिख रहा है 31 मई को आप पेमेंट नहीं कर रहे, आप 31 जुलाई को कर रहे हो। जब आपको पता है एडवांस में तो रिकॉर्ड करो ना। एंड लॉसेज इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द सर्टेनिटी एंड रिप्रेजेंट ओनली अ बेस्ट एस्टिमेट इन द लाइट ऑफ द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। जो जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस फॉलो करते हो, हाँ जी करते हैं, तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं करते हो तो डिस्क्लोज करने की जरूरत होती है। ओके, क्या क्या हो सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हो। जैसे इन्वेंट्री में फीफो लीफो हो सकता है, कैश फ्लो में डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है, डेप्रेशन में एसएलएम डब्ल्यूडीपी हो सकता है। ओके, कहता है कंसिडरेशन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपको कहता है जब भी आप कोई भी पॉलिसी सिलेक्ट करते हो, लेट सपोज एसएलएम करते हो या फिर डब्ल्यूडीपी करते हो, कोई सी भी आप करते हो, करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, आपको देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और ट्रू एंड फेयर व्यू जो है उसका आना चाहिए। वैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लिखा है तो मैंने रेडिंग दे दी। नाउ फाइनल पार्ट जो मुझे आपको सिखाना है वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या क्या दिखाओगे? सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो क्यों कैसे कर रहे हो, बाई चांस अगर आपने चेंज किया तो क्यों किया, कैसे किया, क्या लीगल इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। और आपको देखो आप फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो बेसिक है, आपका गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी तो शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहते हैं ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी है आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है कि नहीं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ चेंज है कुछ भी तो वो आपको बताना पड़ेगा, कोई रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद वो क्या कहते हैं डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो, मान लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो लीफो से आपने वेटेड एवरेज किया, बताओ सर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दिया, अब आप क्या करोगे? डिस्क्लोजर का पार्ट है। अगर मटेरियल है, पहले तो बताओ मटेरियल है या नहीं है? सर है। अमाउंट पता है? हाँ, तो अमाउंट डिस्क्लोज कर दो। सर मटेरियल है? हाँ। अमाउंट पता है? नहीं, फैक्ट डिस्क्लोज कर दो। ठीक है सर, नन मटेरियल है, ओके ठीक है, लेकिन हो सकता है मटेरियल हो जाए तो आप फैक्ट डिस्क्लोज करके रखो। ये है तरीका डिस्क्लोजर का। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आपके बहुत काम आएगा। कहते हैं इफ द इन द बुक्स ऑफ MS प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 1,63,000 की है। पहले वो फीफो मेथड लगाते थे, अब वो वेटेड एवरेज लगाना चाहते हैं, और जो अमाउंट है वेटेड एवरेज का वो 1,47,000। तो पहले 1,63,000 था, ठीक है सर, किसके थ्रू सर? फीफो के थ्रू। और वेटेड एवरेज के थ्रू सर कितना है? 1,47,000। और जो इसकी रिलाइजेबल वैल्यू है वो है 195। तो देखो इसका तरीका क्या होता है कि अगर हम डिस्क्लोजर की बात करें
कि भैया आपको रिलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट विच एवरेज लोअर लेना पड़ता है। अगर आप फीफो से कंपेयर करो तो भी कॉस्ट लोअर है, अगर आप वेटेड एवरेज से कंपेयर करो तो भी कॉस्ट ही लोअर है, कि रिलाइजेबल वैल्यू हाई जा रही है। अब आप दोनों में क्या कर सकते हो, आप वेटेड एवरेज करना चाहते हो कर लो, क्योंकि वही आपकी लोअर कॉस्ट शो कर रहा है। आपका जो डिफरेंस अमाउंट है 163 का और 147 का, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से डिफरेंस आया है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, ये देखो ये तो क्लास वर्क है, मैं अभी आपको डिस्कस करके दे रहा हूँ। सेम डिक्टो ना इसका एक क्वेश्चन और है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको एक बार आरटीपी में से पढ़ना हो पढ़ लेना, वरना डिक्टो क्वेश्चंस यहाँ पे उठा के रखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या हो रहा है। कह रहे कि भैया इनको प्रोजेक्टेड था, इनको लग रहा था 40 करोड़ का हमें फायदा होगा, लेकिन इन्हें डेफिसिट हो गया 10 करोड़ का, इन्हें 10 करोड़ का नुकसान हो गया। अब वो देख रहे भैया क्यों हो गया, जरा हमें बताओ। पहला है इन्होंने कहा वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री जो है वो वर्क कॉस्ट पे है, वर्क कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट पे, ठीक है, 50 करोड़। इंस्टीड ऑफ उन्होंने क्या कर रखा है, इसको प्राइम कॉस्ट 30 करोड़ पे कर रखा है। तो भैया ये फैक्ट्री कॉस्ट पे होना चाहिए ना कि प्राइम कॉस्ट पे, तो आपके 20 करोड़ जो है यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कहते हैं नॉट टू प्रोवाइड आफ्टर सेल एक्सपेंसेस। वो कहते हैं कि भैया जब जो वारंटी थी ना उसके लिए हम ना जितनी भी सेल होती थी उसका 2% का प्रोविजन बना के रखते थे, लेकिन अब जो मैनेजमेंट है वो ये चाहती है कि 2% का प्रोविजन ना बनाए, जब खर्चा आएगा वारंटी का तभी उसको इनकट किया जाएगा। तो यानी 600 करोड़ की सेल है, 2% यानी 12 करोड़ का प्रोविजन बनाते थे, अब नहीं बनाना पड़ेगा। तो अब अगर आपको नहीं बनाना पड़ेगा प्रोविजन, तो आपको क्या करना है, उसको साइड कर देना है, प्रोविजन को कैंसिल कर देना है, वो नॉर्मल हो जाएगा, और जब खर्चे आएंगे तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 12 करोड़ का आपका प्रोविजन कैंसिल हो गया। नाउ वो क्या कहता है, प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट है वो लगातार घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है, हटा दो उसको यार, क्या करना है, डाउनफॉल दिख रहा है ना परमानेंट, हाँ खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 मैंने होमवर्क में दे दिया, 6 में डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए देखते क्या कहते हैं। कहते हैं HIL लिमिटेड वाज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक बेस्ड ऑन no issue having occurred of the last 12 months up to 31st March 2019. The company now wants to change it and make provision based on the technical evaluations during the ending 31st March 2020. नाउ टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो 31 मार्च 2020 का 120 लाख है, प्रोविजन रिक्वायर्ड टेक्निकल बेसिस पे 3 लाख है और पास्ट 12 ईयर के बेसिस पे 4 लाख है। तो अब क्या करना चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है, बिल्कुल आपकी देखो मूड है वो देखो। पहला क्वेश्चन, डज द अमाउंट चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या अमाउंट चेंज होगा अकाउंटिंग पॉलिसी का। देखो अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तो अमाउंट तो चेंज करना पड़ेगा, मटेरियल है या नहीं है ये देख लो। तो 120 लाख के कंपैरिजन में 1 लाख मटेरियल नहीं होता, अगर 10 लाख बोलता तो मैं मानता मटेरियल है, 120 लाख में 1 लाख मैटर नहीं करेगा, बस पॉलिसी चेंज करनी है। तो आप ऐसा कर सकते हो, मटेरियल तो नहीं है और मटेरियल नहीं है तो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की कोई खास जरूरत है नहीं। आप डायरेक्टली क्या कर दो, आपको पहले 4 लाख करना पड़ता था, अब सिर्फ 3 लाख करना पड़ेगा, तो 1 लाख का जो अननेसेसरी प्रोविजन है वो हटा देना। दिस इज द आंसर। तो सर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक जरूर करना, और अगर आपने 5 क्वेश्चन मेरे साथ समझे हैं तो थैंक यू बोल देना यार, बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। नेक्स्ट एएस आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, सीरीज अभी स्टार्ट हुई है, लगातार बैक टू बैक एएस की सीरीज चलेगी, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा आपके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।